नमस्कार। मोदी विरोधी और चीन आज एक ही भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो चीन की ग्लोबल टाइम्स में लिखी जाती है। सिर्फ राहुल ही नहीं, इस लिस्ट में बहुत सारे विरोधी शामिल हैं। क्या भारत की जीडीपी की रियल पिक्चर सच में बदसूरत हो चुकी है? लॉकडाउन में बिजनेस का हाल कैसा रहा? इसका जीडीपी पर असर क्या पड़ा? हम आपको तफसील से अपने इस वीडियो में बताएंगे। चलिए एक पल को मान भी लेते हैं कि लॉकडाउन में बिजनेस की हालत बहुत खराब हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या सरकार ये सब देखते हुए भी सो रही थी? ये बड़ा लाजमी सा सवाल है कि बिल्कुल नहीं। अब आप पूछेंगे कि सरकार ने किया क्या, तो जवाब में हम आपको बताते हैं सरकार ने क्या नहीं क्या क्या किया। 32 करोड़ गरीब परिवारों को 29,352 करोड़ का पैकेज दिया। 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया। घर में काम करने वाली दाई के बैंक अकाउंट में 2 किस्त में 500 रुपए ट्रांसफर किए। 9,78,000 परिवारों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया। लगभग 2,82,00,000 बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के खाते में 1,400 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कहा जाता है, जिसमें एक कैश आपके सीधा अकाउंट में पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 7,47,000 किसानों के परिवारों को पहली किस्त सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई। इतना ही नहीं, 20 करोड़ महिलाओं के जनधन अकाउंट में 9,930 करोड़ की आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई। 2 करोड़ 17 लाख बिल्डिंग वर्कर्स के खाते में 3,071 करोड़ की आर्थिक मदद पहुंचाई गई। अब जो इतना सब कुछ हुआ है, ये सब फ्री में तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है। तो अब आप पूछेंगे कि व्यापार के क्षेत्र के लिए फिर सरकार ने क्या किया, जरा ये भी बताइए। उसका भी जवाब हम आपको देते हैं। 30 अप्रैल को भारत सरकार ने 100% क्रेडिट गारंटी देने का ऐलान किया। बिना गारंटी के तकरीबन 45 लाख यूनिट्स को, जिसमें यूनिट्स को मान लीजिए छोटे छोटे दुकानदार उसमें शामिल हैं, छोटे उद्योग के लोग शामिल हैं, कल कारखाने शामिल हैं, इन सभी को इसका फायदा मिला। यानी इन सभी को क्रेडिट दिया गया, लोन दिया गया, एक उधार के तौर पर जितना भी आपको चाहिए आपको लोन दिया गया कि आपके ऊपर जो भी असर आप पर पड़ा है लॉकडाउन का, आप उससे उबर पाए। 2 लाख से ज्यादा छोटे बिजनेस और उद्योगों को यह लोन डिसबर्स भी कर दिया गया, यानी दे दिया गया उनके बैंक अकाउंट्स में। यह सब इसलिए किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान जो बिजनेस सुस्त पड़ गए थे, जिन बिजनेस पर कोविड की मार पड़ी थी, वो दोबारा खुद को खड़ा कर सकें। और फिर आप कहते हैं कि किया ही क्या। अब आप पूछेंगे कि जब सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था तो भारत की जीडीपी कैसे धड़ाम हो गई? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। दरअसल कुछ लोग होते हैं ना, जो सिर्फ आपको वही बताते हैं जो एक पक्ष के खिलाफ होता है, जो एक पक्ष के दुष्प्रचार की तरह होता है, ताकि आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में उस पक्ष के खिलाफ नेगेटिव बातों को भर भर कर ऐसा भर दिया जाए कि देश खत्म हो चुका है, मट्टी पलीत हो चुकी है, देश की जीडीपी धड़ाम हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मैंने जो भी आपको बताया वो ये बताता है कि सरकार सो नहीं रही थी, किया था। तो अभी जो ये सवाल है कि जीडीपी धड़ाम हुई कैसे, अब इस पर आते हैं। आपको इस सवाल का जवाब तफसील से बताएं उससे पहले कुछ हम आपको और चीजें बताते हैं। क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान भारत ने $22 बिलियन का निवेश आकर्षित किया? बिल्कुल सही सुना आपने, $22 बिलियन का निवेश आकर्षित किया, और इसमें से 90% इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से आए। ऑटोमेटिक रूट आप ये समझ लीजिए कोई बिजनेस ऐसी डील नहीं हुई, खुद से बाहर की कंपनियां, इंडिविजुअल कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, उन्होंने खुद से ये निवेश हिंदुस्तान में किया, क्योंकि हिंदुस्तान में उनको निवेश करने का एक ऐसा मौका नजर आया। उन्होंने खुद से ये निवेश किया, जिसमें आप एप्पल की कंपनी को ले लीजिए, अमेज़न, फेसबुक जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने भारत में निवेश किया। अब चलिए, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सोच के जरा जवाब दीजिएगा अपने मन मस्तिष्क में कि क्या हिंदुस्तान पर ही सिर्फ इस कोरोना का असर पड़ा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा है? बाकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या ऊपर की तरफ चढ़ रही थी जो हिंदुस्तान के नीचे की तरफ जा रही है?
इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी जो जीडीपी आई है अप्रैल से जून महीने के बीच की जो आई है, उस दौरान जब संपूर्ण लॉकडाउन लागू था, सरकार की प्रायोरिटी यह थी कि वो लोगों की जिंदगी पहले बचाए। इस दौरान कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, सारा कामकाज पूरी तरीके से ठप था। सिर्फ जो बहुत जरूरी चीजें थी वो लोगों को मिल रही थी और उन्हीं का कामकाज चल भी रहा था। तो हम ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इकोनॉमी बूम कर जाएगी, जब सारी इकोनॉमी ही एक तरीके से ठप पड़ी हुई है, इकोनॉमिक कामकाज ठप पड़े हुए हैं, तो इकोनॉमी कैसे बूम करेगी। चलिए अब हिंदुस्तान की बात के साथ साथ अब आपको दूसरे देशों के भी बता देते हैं कि दूसरे देशों पर इसका क्या असर पड़ा। सिर्फ हिंदुस्तान ही नीचे गया है या फिर बाकी देश भी नीचे गए हैं, उनकी भी हालत वैसी है। अमेरिका की जीडीपी -9.5 -9.5% नीचे गिर जाएगी। यूरोपियन यूनियन -14.4 नीचे, इटली की जीडीपी -17%, फ्रांस तो और लीजिए -18%, ब्रिटेन -21.1%, स्पेन -22.1% और उसके बाद आता है भारत -23.9%। और इस दौरान यह मत भूलिए कि अप्रैल मई जून ये ऐसे महीने रहे हैं इस कोविड काल के जिसमें ब्रिटेन, इटली, फ्रांस ये ऐसे देश हैं जिसमें मौत का आंकड़ा बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा था। और इसी दौरान जब इन तमाम देशों में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा था, हिंदुस्तान में मौत का आंकड़ा बहुत कम था। अब आप समझ गए ना कि सरकार की कोशिश यही थी कि वो इस मौके पर अपने देश के लोगों की जान बचाए, ना कि अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाए। उसकी पहली प्रायोरिटी थी कि हमारे देश के लोगों की जान बचे, क्योंकि जान है तो जहान है। वैसे भी जीडीपी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि गिर गई तो उठेगी नहीं, लेकिन अगर जान चली गई तो यह जाहिर सी बात है कि वो वापस नहीं आ सकती। एक महीने पहले तक किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। कुछ महीने पहले तक दुनिया को यह भी नहीं पता था कि इंसान कैसे बचेगा। जिस दौर में अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे देशों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, उस दौर में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सराहनीय कोशिश की जिससे हजारों हजार की जान बचाई जा सके। इस छोटे से समय में भारत सरकार ने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, वेंटिलेटर और दूसरी इमरजेंसी सुविधाओं में इजाफा किया। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। आपको डिटेल में समझाने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए आईएमएफ का एक प्रोजेक्शन दिखाते हैं। आईएमएफ ने अप्रैल 2020 में एक प्रोजेक्शन जारी किया था जिसमें अनुमान लगाया गया था कि लॉकडाउन के दौरान भारत की जीडीपी 1.9% रहेगी। लेकिन दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखकर जून 2020 में आईएमएफ ने एक बार फिर से एक नया प्रोजेक्शन जारी किया। तो आईएमएफ के इस प्रोजेक्शन में यह अनुमान लगाया गया था कि 2020 में भारत की जीडीपी -4.5% रहेगी। लेकिन साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया गया था कि 2021 में यही जीडीपी इस लॉस को कवर करते हुए 6% प्लस में, यानी आप कह सकते हैं पॉजिटिव में चली जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले तो -4.5 कवर करेगी और उसके ऊपर से बढ़ेगी, 6% तक पहुंच जाएगी। यानी आईएमएफ ने यह मान लिया था कि भारत की आर्थिक तरक्की माइनस में जाने वाली है 2020 में, लेकिन 2021 में वो बढ़ने भी वाली है, बूस्टअप होने वाली है। आईएमएफ ने इसी दौरान कई बड़ी इकोनॉमीज की ग्रोथ डबल डिजिट नेगेटिव में पहुंचने का अनुमान लगाया था। आईएमएफ ने अपने प्रोजेक्शन में यह भी बताया कि 2021 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ बाउंस बैक करेगी और 6% तक पहुंच जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया। मतलब अप्रैल से जून तक पूरी दुनिया एक क्राइसिस से जूझ रही थी और भारत ने इसी दौरान सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लिया। तो अब सवाल उठता है कि हम कब तक और कितने वक्त में रिकवर करेंगे? तो इसका जवाब है हम रिकवर कर रहे हैं, करेंगे नहीं बल्कि कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अनलॉक होते ही पेट्रोलियम और पावर कंजम्पशन जून से काफी बढ़ चुका है। अनलॉक के दौरान जीएसटी कलेक्शन भी बहुत बेहतर हुआ है। जून 2020 के मुकाबले जुलाई 2020 में 50 लाख ज्यादा ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं। भारतीय रेल जुलाई 2019 की तुलना में जुलाई 2020 से ज्यादा माल ढुलाई कर रही है। बाजार खुल रहे हैं, लोग काम पर लौट रहे हैं, चीजें वापस से पटरी पर दौड़ने लगी हैं।
अब एक सवाल आपके जहन में होगा कि जब भारत की भी जीडीपी इतनी गिर रही है, इंग्लैंड की भी गिर रही है, अमेरिका की भी गिर रही है, फ्रांस की भी गिर रही है, तो भाई चीन की कैसे बढ़ गई? तो ये सवाल पूछने वालों को एक बात जान लेनी चाहिए, फिर ये सवाल पूछना चाहिए। चीन ने कोरोना के काल में कभी भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया ही नहीं। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। वुहान में पहला केस आने के 7 हफ्ते बाद सिर्फ वहां ही लॉकडाउन लगा था जहां केस सामने आया था, और 76 दिन बाद उसे हटा भी लिया गया था। 31 मार्च तक चीन में 81,000 से ज्यादा केस आ चुके थे। चीन का फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर का होता है। जनवरी से मार्च के बीच यानी कि चीन की पहली तिमाही में उसकी जीडीपी 6.8% गिर गई थी। अप्रैल से जून तक चीन में सिर्फ और सिर्फ 1977 मरीज ही मिले, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरपना शुरू हो चुका था। कोरोना बुरी तरीके से पूरी दुनिया में फैल रहा था। यानी जब दुनिया में यह प्रॉब्लम विकराल रूप धारण कर रही थी, तब चीन इससे तकरीबन निजात पा चुका था। इसीलिए उसकी इकोनॉमी संभल चुकी थी और उसका पॉजिटिव ग्रोथ जारी रहा था।